Dear student, welcome on my YouTube channel MacWits. In this video, we are going to discuss an important topic, Cascade Refrigeration System. तो हम समझते हैं कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है और इसका यूज कहाँ पर किया जाता है। तो इसका यूज जो है वो लो टेम्परेचर एप्लीकेशंस जैसे कि जो ब्लड का प्लाज्मा होता है उसको स्टोर करने में, वैक्सीन को स्टोर करने में किया जाता है। साथ ही साथ लिक्विफिकेशन ऑफ नेचुरल गैसेस जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इनको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। साथ में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बात करें तो जो कोल्ड ट्रीटमेंट होता है मेटल्स का, वहां पर इसका यूज किया जाता है। तो कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम जनरली लो टेम्परेचर, जहां पर भी आपको लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेशन जहां पर आपको -40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम का टेम्परेचर चाहिए, वहां पर इस सिस्टम का यूज किया जाता है। मोस्ट कॉमनली हमने देखा है कि जो लो टेम्परेचर के लिए हम वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का यूज करते हैं, बट उसकी भी कुछ लिमिटेशंस है। लो टेम्परेचर के लिए वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है वो सफिशिएंट नहीं होता है, इसलिए हम जो है इस कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम का यूज करते हैं। तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की लिमिटेशंस के बारे में, क्यों हम इस इतना कम -40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम का टेम्परेचर वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम से क्यों अचीव नहीं कर पाते हैं। तो उसको डिस्कस करने के लिए मैं यहाँ पर वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का टीएस डायग्राम ले रहा हूँ, यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ ताकि आप समझ पाए कि क्यों वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम से हम -40 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर लो टेम्परेचर अचीव नहीं कर पाते हैं। तो इस एक्सिस पर मैंने टेम्परेचर ले लिया और इस एक्सिस पर जो है एंट्रोपी। ये आपको पता होगा VCRS में ये 1 से 2 प्रोसेस जो है वो कंप्रेसर है, यहाँ पर 2 to 3 जो है यहाँ पर कंडेंसर लगा हुआ है, फिर ये 3 से 4 थ्रोटल वॉल्व और 4 to 1 जो है इवेपोरेटर लगा हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये जो कंडेंसर होता है जनरली ये हम मेंटेन करके रखते हैं 40 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसका टेम्परेचर कितना होता है 40 डिग्री या 40 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 या 50 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग जो है इसको हमको मेंटेन करना होता है। अब यहाँ पर सपोज जो एक VCRS के सिस्टम है, इसको यदि और भी कम टेम्परेचर सिंगल स्टेज VCRS सिस्टम से यदि आप और भी कम टेम्परेचर अचीव करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये इसको और आपको नीचे ले जाना होगा, एक्सपांड करना होगा थ्रोटल वॉल्व में, और फिर यहाँ से तो ये 4 डैश और ये 1 डैश। अब यहाँ पर देखें VCRS का यदि COP का फॉर्मूला कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन में वर्क डन या वर्क इनपुट, सॉरी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, पहले जो प्रोसेस 3 से 4 तक थी और अब जो है प्रोसेस 3 से 4 डेज तक आपने एक्सपांड किया लो टेम्परेचर अचीव करने के लिए VCRS में। पहले ये VCRS पहले सिंपल उसमें जो है 4 से 1 तक प्रोसेस मिल रही थी। इवोपरेटर जो है वो रिप्रेजेंट करता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को ही। तो पहले ये 4 से 1 तक की लाइन आ रही थी, अब ये 4 डेज से 1 डेज तक थोड़ा सा अमाउंट इसका जो है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का कम हुआ है। तो यहाँ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कम हुआ, उसके कारण जो है COP की वैल्यू को जो है कम हो गई। साथ में और देख सकते हैं पहले 1 से 2 तक कंप्रेसर पर वर्क करना पड़ रहा था, 1 डेज से 2 डेज तक। तो ये कंप्रेसर वर्क बड़ा है तो उसके कारण COP और भी कम हो जाता है। तो ये लिमिटेशन है, ये प्रॉब्लम है इस VCRS का साथ में कि यदि आप -40 या लो टेम्परेचर आप अचीव करना चाहते हैं VCRS में तो वहां पर COP जो है वो कम हो जाता है सिस्टम का। और आपको पता होगा COP का कम होना मतलब आपकी ये इकोनॉमी को भी दिखाता है कि आपको जो है ज्यादा पैसा खर्च करना होगा इस इतना अमाउंट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के लिए। और साथ में देखें यदि और भी कुछ फैक्टर्स हैं उसको डिस्कस करें यदि, तो यहाँ पर ये PC जो है वो कंडेंसर प्रेशर मान लिया मैंने और ये P इवेपोरेटर प्रेशर। तो PC/P का रेशो जो है वो भी यहाँ पर क्या हो रहा है,
बढ़ रहा है पीसी बाय पी का रेशो, और इसके बढ़ने के कारण वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी आपने देखा होगा फॉर्मूला 1 प्लस सी माइनस सी पीएच अपॉन पीएल की पावर 1 अपॉन एन। यहां पर ये प्रेशर रेशो बढ़ने के कारण, ये प्रेशर रेशो बढ़ने के कारण ये फैक्टर बढ़ रहा है और ये फैक्टर बढ़ रहा है, तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी जो है वो कम हो जाती है। और वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी जो है वो डिसाइड करती है साइज ऑफ द कंप्रेसर। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो एग्जिट है इवोपरेटर का, वहां पर स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है उसका रेफ्रिजरेंट का वो बढ़ जाता है, बट कंप्रेसर जो है वो उसको क्या है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम हो गई, उसके कारण कंप्रेसर को ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है यहाँ पर, तो कह सकते हैं कि उसके कारण भी सीओपी कम हो रहा है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम हो गई। आइए अब समझते हैं कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम का जो अरेंजमेंट होता है वो किस तरह से होता है और इसकी वर्किंग कैसे होती है। बहुत सिंपल अरेंजमेंट होता है। दो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल को सीरीज में इस तरह से अरेंज किया गया है कि एक वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल का जो कंडेंसर होता है उससे निकलने वाली जितनी भी हीट होती है उसको जो है वो दूसरे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल के इवोपरेटर में सप्लाई की जाती है। तो देखते हैं हम लोग, ये यहाँ पर जो है इवोपरेटर है, इवोपरेटर के बाद लो टेम्परेचर कंप्रेसर, कंप्रेसर के बाद यहाँ पर जो है वो कंडेंसर, कंडेंसर के बाद यहाँ पर एक्सपांशन वॉल्व लगा हुआ है। तो जैसा कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल है, बहुत सिंपल। यहाँ पर जितनी भी ये कंडेंसर से निकलने वाली हीट होती है वो जाती है इस ऊपर वाली वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल के इवेपोरेटर पर। ये यहाँ पर जो है ये हीट सप्लाई हो रही है यहाँ से कंडेंसर से ऊपर। तो जो नीचे वाला जो वीसीआरएस सिस्टम है इसको बुलाया जाता है लो टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम, और ऊपर वाला जो है उसको बुलाया जाता है हाई टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम। अब होता क्या है यहाँ पर, ये यहाँ पर जो भी आपको स्टोरेज, ये रहता है स्टोरेज वाला एरिया, यहां से निकलने वाली जितनी भी हीट होती है वो जाती है इवेपोरेटर में, और यहाँ पर इस इवेपोरेटर से फिर ये होते हुए यहाँ तक आती कंडेंसर से, कंडेंसर से फिर यहाँ पर ये इवेपोरेटर है और फिर ये कंडेंसर से एटमॉस्फेयर में चले जाती है। तो देखते हैं इसको कैसे होता है इसका वर्किंग। जनरली जो है यहाँ पर दो अलग अलग रेफ्रिजरेंट लिए गए हैं। यहाँ पर ऊपर की ओर जो है अमोनिया का यूज किया जाता है NH3, और नीचे वाली साइकिल में यूज करते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखते हैं यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इस 4 पॉइंट पर जो है लिक्विड प्लस वेपर रीजन में अवेलेबल रहती है। ये हीट लेने के बाद, स्टोरेज से जितनी भी हीट है इसको गेन करने के बाद इवोपरेटर में जाने के बाद ये जो कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड प्लस वेपर में थी वो कन्वर्ट हो जाती पूरी तरह से वेपर में। फिर यहाँ पर लो टेम्परेचर कंप्रेसर उसको जो है कंप्रेस कर उसका एंथैल्पी बढ़ा देता है, टेम्परेचर बढ़ाता है, प्रेशर बढ़ा देता है। उसके बाद फिर यहाँ पर इस 2 से 3 प्रोसेस में, ये कंडेंसर है, यहाँ पर एक कंडेंसर के थ्रू गुजरती है। तो इस कंडेंसर से जब जाती है तो यहाँ पर जितनी भी उसमें हीट रहती है उसको रिजेक्ट करते हुए जाती है, और यहाँ पर जो है वो कन्वर्ट हो जाती है फिर सैचुरेटेड लिक्विड या कंडेंसेट में। फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड की जो लिक्विड है उसको एक्सपांड कर दिया जाता है एक्सपांशन प्रोसेस के थ्रू। यहाँ पर ये जो है एक्सपांशन वॉल लगा हुआ है, एक्सपांड कर दिया जाता है। उसके कारण क्या होता है, उस एक्सपांशन प्रोसेस के कारण टेम्परेचर उसका जो है वो कम हो जाता है। टेम्परेचर कम होने के कारण फिर वापस ये इवेपोरेटर में चली जाती है, उसी के कारण यहाँ पर ये हीट गेन कर पाती है। तो ये सिंपल सा ऐसा अरेंजमेंट रहता है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर देखिए जो हीट रिजेक्ट हुई है कंडेंसर के थ्रू, ये ऊपर वाली जो साइकिल है वहां के इवेपोरेटर में गई। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है, नीचे वाली साइकिल का कंडेंसर और ऊपर वाली साइकिल का इवेपोरेटर, इस प्रोसेस को ही हम जो है बोलते हैं कैस्केडिंग। कैस्केडिंग, इस प्रोसेस को जो है कैस्केडिंग बोला है। अब ये यहाँ पर देखिए, ये अमोनिया की जो यहाँ पर लिक्विड वेपर में जो आपको अवेलेबल थी यहाँ पर अमोनिया, वो इस इवेपोरेटर में जाने के बाद ये जो कंडेंसर ने जो हीट रिजेक्ट करी उसको गेन करने के कारण यहाँ पर 8 to 5 वाली प्रोसेस में वो कन्वर्ट हो जाती है वापस वेपर में। अमोनिया वेपर जो है फिर कंप्रेस होती है हाई टेम्परेचर कंप्रेसर के थ्रू, जिसके कारण उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाता है, एंथैल्पी बढ़ जाती है। फिर वहां से 6 to 7 में कंडेंसर लगा हुआ है,
और ये कंडेंसर जो है वो एटमॉस्फेयर में हीट को रिजेक्ट कर देता है। जितनी भी हीट रहती है इस अमोनिया में उसको हीट रिजेक्ट कर देता है, और फिर उसके बाद जो अमोनिया होती है वो कन्वर्ट हो जाती है सेचुरेटेड लिक्विड में, और फिर उसको एक्सपांड कर दिया जाता है इस एक्सपांशन वॉल के थ्रू। तो एक्सपांशन कारण फिर उसका जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, वो कम हो जाता है और फिर यहाँ पर वापस इस इवेपोरेटर में जाती है। तो इस तरह से इसका पूरा प्रोसेस जो रहता है, और यहाँ पर स्टोरेज में आप -40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम का टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं। ये 2 स्टेज कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम समझा है मैंने, या अकॉर्डिंग टू आपके रिक्वायरमेंट जो है 2 से 3 स्टेज में भी आप जो है इसको यूज कर सकते हैं, और अलग अलग रेफ्रिजरेंट का यूज कर कर आप वो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर अचीव कर सकते हैं। देखते हैं इसका टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं 1 से 2 जो है लो टेम्परेचर कंप्रेसर लगा हुआ है। कंप्रेसर में हम लोग जो है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कंसीडर करके चलते हैं। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है 1 से 2 से 3 जो है कंडेंसर लगा हुआ है। तो कंडेंसर में कांस्टेंट प्रेशर पर हीट का रिजेक्शन हो रहा है। तो 2 से 3 में यहाँ से यहाँ तक जो हीट रिजेक्ट हो रही है, वही हीट इस ऊपर वाले इवेपोरेटर में जाएगी। तो यहाँ पर आप जो है इसको इस तरह से हीट का रिजेक्शन बता सकते हैं। यहाँ पर ये हीट रिजेक्ट हो रही है 2 से 3 वाली प्रोसेस में। 3 से 4 यहाँ पर जो है एक्सपांशन वॉल लगा हुआ है। 3 से 4 में एक्सपांशन हो रहा है, और ये एक्सपांशन हम जो है कंसिडर करके चल रहा है कि आइसेंथैल्पिक एक्सपांशन, थ्रोटलिंग वॉल लगा हुआ है। तो 3 से 4 में थ्रोटलिंग प्रोसेस जिसमें कि एंथैल्पी कांस्टेंट होती है 3 से 4, और जो आइसेंथैल्पिक या थ्रोटलिंग प्रोसेस जो होती है वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और इरिवर्सिबल होने के कारण यहाँ पर जो हमने यहाँ पर ये डॉटेड लाइन से शो होती है। तो डॉटेड लाइन से शो कर रखा है 3 से 4। 4 से 1 जो है यहाँ पर इवेपोरेटर लगा हुआ है। 4 से 1 कांस्टेंट प्रेशर पर इवेपोरेटर वर्क करता है। तो कांस्टेंट प्रेशर पर 4 to 1 हीट जो है गेनिंग प्रोसेस 4 से 1 वाली। तो यहाँ पर सपोज ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है M1 मास फ्लो रेट से जो है यहाँ इसका मास फ्लो रेट है M1। तो यहाँ पर M1 मास फ्लो रेट हमने कंसिडर किया कार्बन डाइऑक्साइड वाले सर्किट में लो टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम में। आप देखते हैं ऊपर वाले साइकिल में 5 to 6 जो है यहाँ पर 5 to 6 रिप्रेजेंट कर रही है हाई टेम्परेचर कंप्रेशन की प्रोसेस। 5 to 6 हाई टेम्परेचर कंप्रेशन प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक जो है कंप्रेशन हो रहा है। 6 to 7 वाली जो है कंडेंसर प्रोसेस है। कांस्टेंट प्रेशर पर जो है यहाँ पर हीट रिजेक्ट हो रही है। यहाँ पर ही जो है ये हीट रिजेक्शन हो रहा है जो कि एनवायरमेंट में चले जाता है। तो 6 to 7 वाला कंडेंसर। 7 to 8 जो है वो 7 to 8 वाला प्रोसेस जो है आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, थ्रोटलिंग प्रोसेस अगेन 7 to 8, जिसमें कि एंथैल्पी जो है वो कांस्टेंट होती है। 8 to 5 जो है फिर वापस यहाँ पर ये कैस्केड कंडेंसर जिसको बोला जाता है, कैस्केडिंग वाला। 8 to 5 में हीट गेनिंग प्रोसेस, इवेपोरेटर लगा हुआ है। तो ये हीट गेन कहाँ से कर रहा है? इस लोअर टेम्परेचर वाले सिस्टम के कंडेंसर से। तो ये 8 to 5 वाला प्रोसेस, ये था इसका टीएस डायग्राम। अच्छा, यहाँ पर जो है ऊपर वाले सर्किट में जो अमोनिया फ्लो कर रहा है वो M2 मास फ्लो रेट से फ्लो कर रहा है। मास फ्लो रेट जो है इसका M2 हमने कंसिडर किया। ये अब कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस देखते हैं इस सिस्टम का, COP जिसको बोला जाता है, या फिर हम लोग इसको जो है एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो भी बोलते हैं। तो COP किसी भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम का COP जो होता है वो होता है रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी अपॉन जितना उसमें पावर इनपुट किया गया है। रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी अपॉन पावर जितना, या फिर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन भी हम लिखते हैं। तो यहाँ पर हम जो है रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, सपोज आपने मान लिया Q रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी मिल रही है, Q इज इन द किलोवाट, और पावर आपको देखना है। तो पावर जो है, पावर इनपुट कितना दे रहे हैं हम लोग, यहाँ पर 2 जगह पावर इनपुट दे रहे हैं। ये 1 से 2 वाला जो कंप्रेसर था वहां पर पावर या वर्क इनपुट दे रहे हैं, और 5 से 6 वाली जो कंप्रेसर था, मतलब बोले तो लो टेम्परेचर कंप्रेसर और हाई टेम्परेचर कंप्रेसर में आप जो पावर इनपुट दे रहे हैं उसके लिए इक्वेशन लिखेंगे यदि, तो वो 1 से 2 वाली प्रोसेस में वहां पर मास फ्लो रेट है M1, और ये हो जाता है H2 - H1। देखिए यहाँ पर
ये 1 से 2 कंप्रेसर था, यहाँ पर जो मास फ्लो रेट रेफ्रिजरेंट का वो इनटू एंथैल्पी का डिफरेंस H2 माइनस H1, ये इसका जो है पावर हो जाएगा। प्लस 5 to 6 हाई टेम्परेचर कंप्रेसर में 5 to 6 वाली प्रोसेस में यहाँ पर मास फ्लो रेट कितना है M2, और उन दोनों प्रोसेस के बीच में एंथैल्पी का डिफरेंस H6 माइनस H5। तो ये है पावर इनपुट, इसको आप इस COP के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो फाइंड आउट हो जाएगा आपका COP निकाल सकते हैं आप इससे, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी इन किलोवाट, Q ये M1 H2 माइनस H1 प्लस M2 H6 माइनस H5, ये फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का इस कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए 2 से 3 जो कंडेंसर लगा हुआ था उसने जितनी हीट रिजेक्ट करी थी वो गेन कर रहा था हाई टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम के इवेपोरेटर ने 8 to 5 वाली प्रोसेस। तो उसके लिए थर्मोडायनेमिक इक्वेशन लिख देते हैं हम लोग, ये हो जाता है, ये यूज आएगा आपको M1 H5 माइनस H8 जो है वो किसके इक्वल रहेगा, सॉरी M1 H2 माइनस H3 इक्वल टू रहेगा आपका M2 H5 माइनस H8। तो ये एक इक्वेशन जो है आपको यूज आएगा, ये कुछ भी नहीं है, यहाँ पर जितना भी हीट रिजेक्ट हुआ था कंडेंसर लो टेम्परेचर कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम के कंडेंसर से जो हीट रिजेक्ट हुआ है वो M1 H2 माइनस H3 है, जो कि इक्वल होता है M2 H5 माइनस H8, मतलब जो हीट गेन किया गया है इवोपरेटर हाई टेम्परेचर का कैस्केड सिस्टम के इवोपरेटर से। तो आई होप कि आपको ये कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।